गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे, जिसमें आपके पास दो एग्जाम फॉलो करने के थे। एक कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा अपने पास था कौन सा बेटा? हीमोफीलिया। आज अपन दो और जेनेटिक डिसऑर्डर की वंशानुगति की बात करते हैं, जो इस लेसन में आपके सिलेबस में सम्मिलित है, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का अर्थ होता है किसी भी प्रकार से ब्लड से संबंधित या खून से संबंधित जो कमी होती है, उस कमी को शो करने के लिए अपन जो शब्द काम लेते हैं वो कौन सा होता है? एनीमिया। सेल का मतलब कोई कोशिका है और सिकल का मतलब है हिस्से के आकार का। अब इस रोग की वंशानुगति कैसे होती है, तो उससे पहले पॉइंट बनाना है आपको, एक पॉइंट से सारा साल निकालना है। ये जो आनुवंशिक विकार है या ये आनुवंशिक विकार अप्रभावी आनुवंशिक विकार है, या इसके ऊपर और एक शब्द दे सकते हैं, ये आनुवंशिक विकार अलिंगी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका अर्थ क्या होगा? इस विकार या इस जेनेटिक डिसऑर्डर को नियंत्रण करने वाला जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाता है? एलिनी क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इससे पहले तो अपन ने जैसे हीमोफीलिया पढ़ा या अपने वर्णानुगता पढ़ी, उसमें तो अपन ने क्या कहा? लिंगी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार, और यहां सब अपन ने क्या जोड़ दिया? एलिनी अप्रभावी या एलिनी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार। इसका मतलब इस रोग का नियंत्रण करने वाला जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पर है बेटा? एलिनी क्रोमोसोम पर पाया है। और ये रोग किसके कारण होता है? अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न। जो एलिनी सूत्र के साथ लिपिड में जा रहा है, इसमें से क्या कहते हैं? एलिनी सहलगन। और कौन से जीन के द्वारा? अप्रभावी जीन के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। अब सिकल सेल एनीमिया एलिनी सहलगन अप्रभावी आनुवंशिक विकार होने के साथ साथ किसका उदाहरण का? बिंदु उत्परिवर्तन का भी क्या है? उदाहरण। पॉइंट म्यूटेशन का भी क्या है? उदाहरण। अब ये रोग है क्या? तो इससे पहले आपके पास जूनियर क्लास में अपने ब्लड का संगठन पढ़ा था, उसमें आपके पास ब्लड सेल में एक सेल आई थी आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्धक का हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाता है, जो एक प्रकार का किस प्रकार का प्रोटीन है? संयुक्त प्रोटीन का उदाहरण भी है। किस प्रकार का प्रोटीन है बेटा? संयुक्त प्रकार का प्रोटीन है। संयुक्त प्रकार के प्रोटीन का अर्थ क्या था? यदि किसी प्रोटीन में प्रोटीन भाग के साथ साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रोटीन क्या कहते हैं? बेटा संयुक्त प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन के साथ साथ हिमवर्णक जुड़ा रहता है, इसके कारण तो हिमवर्णक प्लस
प्रोटीन भाग है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, स्विफ्ट प्रोटीन जुड़ने की बात है। साथ में इसका प्रोटीन कौन सी संरचना दर्शाता है बेटा, चतुर्थ संरचना दर्शाता है। चतुर्थ संरचना से आपके पास पहले आई थी प्राइमरी संरचना। प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का क्या था, तो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेने वाले पॉलीपेप्टाइड चेन की संख्या कितनी हो, 1 हो, और पॉलीपेप्टाइड संख्या स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो इसे प्रोटीन की कौन सी संरचना कहा था, अपने प्राथमिक संरचना। द्वितीयक संरचना किसे कहा था, यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक फोल्ड हो जाए तो बनने वाली संरचना क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में यदि एक और फोल्डिंग हो जाए तो बनती है कौन सी, तृतीयक संरचना। और चतुर्थ संरचना किसे कहा था, प्रोटीन की, यदि किसी प्रोटीन के अणु के निर्माण में मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लेती है तो ऐसे प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, या प्रोटीन की संरचना क्या कहते हैं, चतुर्थ संरचना। अब हीमोग्लोबिन एक शुद्ध प्रोटीन होने के साथ साथ चतुर्थ संरचना दर्शाता है, जिसके निर्माण में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लेती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन भाग लेती है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 को कहते हैं अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 को कहते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। अब प्रोटीन है, इसका मतलब इसका निर्माण करेगा कोई जीन। हीमोग्लोबिन की प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करने वाला जीन पाया जाता है कौन से क्रोमोसोम पर, 11वें क्रोमोसोम। किस क्रोमोसोम पर पाया है, 11वें क्रोमोसोम पर। और इस जीन को शो कर दिया गया किससे, एचबी से। किससे शो कर दिया, एचबी से। अब इसकी प्रभावी अवस्था को शो कर दिया गया किससे, एचबी ए से। और इसकी अप्रभावी अवस्था को कह दिया गया किससे, पहले एचबी एस। किससे शो कर दिया, एचबी ए से, और दूसरी एचबी एस। अब ये एचबी ए इसकी कौन सी अवस्था होगी बेटा, प्रभावी अवस्था, और ये अवस्था इसकी कौन सी होगी, अप्रभावी अवस्था। अब सिकल सेल एनीमिया किसके कारण पूर्ण होगा, इसकी अप्रभावी अवस्था के। और कौन से क्रोमोसोम पर ये जीन उपस्थित है, 11वें क्रोमोसोम। और 11वां क्रोमोसोम कौन सा क्रोमोसोम है, एलिनी क्रोमोसोम है। इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले विकार को अपने क्या कर दिया, एलिनी सेल के प्रभावी आनुवंशिक के लिखा। अब जब संतति में एचबी ए यानी कि प्रभावी जीन पहुंचता है तो बीटा, किसकी बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का, हीमोग्लोबिन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने वाला जो जीन है में क्या पाया था, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। यदि एचबी प्रभावी जीन संतति में पहुंचता है तो उस एचबी ए जीन की बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने वाला जीन है, उस जीन में 6ठे स्थान पर कौन सा, GAG आनुवंशिक या जेनेटिक कोड बनता है, जो कौन से एमिनो एसिड को बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड को कोडिंग करता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन है वो किस प्रकार का होता है, सामान्य आकार का होता है। अब हीमोग्लोबिन यदि सामान्य आकार
आरबीसी की आकृति भी कैसे होती है बेटा, बाइकोनिक के प्रकार की होती है, व्यवतल प्रकार की होती है, जिसके कारण ऐसे आरबीसी का हीमोग्लोबिन O2 के साथ जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन की क्या करता है, सप्लाई करता है। अब यदि संतति में प्रभावी जीन के स्थान पर कौन सा जीन पहुंचता है, अप्रभावी जीन पहुंचता है, तो उस अप्रभावी जीन में छठे स्थान पर जो जेनेटिक कोड GAG है उसके स्थान पर म्यूटेशन के कारण GAG के स्थान पर क्या पहुंचता है, GUG जेनेटिक कोड पहुंचता है, और GUG जेनेटिक कोड पहुंचने के कारण जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन में छठे बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के छठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड के स्थान पर कौन सा एमिनो एसिड पहुंचता है, वेलिन एमिनो एसिड पहुंचता है। एमिनो एसिड 20 प्रकार के थे, उसमें से कौन सा एमिनो एसिड पहुंचता है, वेलिन एमिनो एसिड, और वेलिन एमिनो एसिड पहुंचने के कारण जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य आकार का होता है, दोषग्रस्त या परिवर्तित आकृति वाला हो जाता है। हीमोग्लोबिन की आकृति परिवर्तित होने के कारण जो आरबीसी है उस आरबीसी की आकृति बाइकोनिक के स्थान पर कैसे हो जाती है बेटा, असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण सिकल सेल हो जाती है, हंसी के आकार की हो जाती है, और हंसी के आकार की होने के कारण वो आरबीसी या आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित हो जाती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति बाधित होने के कारण इस रोग का नाम क्या दिया, क्योंकि कमी किससे संबंधित हो रही है, खून से संबंधित, इसलिए इस रोग का नाम क्या दिया, सिकल सेल एनीमिया। नाम क्यों रखा, क्योंकि आरबीसी की आकृति कैसी होगी बेटा, सिकल सेल, और आरबीसी क्या है, सेल है, और खून से संबंधित है, खून की कमी हो रही है, इसलिए इस विकार का नाम क्या दिया, सिकल सेल एनीमिया। अब इस विकार की वंशानुगति में 3 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, जो पुरुष एंड महिला में दोनों में क्या होगा, समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष और महिला को कब देखते अपन, ये जीन अगर कहाँ उपस्थित होता, सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता, तब होता रहता इसकी कंडीशन दोनों में पुरुष और महिला में समान होती है। अब या तो पुरुष के अंदर संतति के अंदर HbA कंडीशन पहुंच सकती है, या कंडीशन पहुंच सकती है बेटा HbA-HbS, या कंडीशन पहुंच सकती है HbS-HbS। अब इस कंडीशन में अगर ये दोनों प्रभावी जीन संतति में पहुंचते हैं तो आरबीसी कैसी होगी बेटा, सामान्य आकार वाली, और उसमें सिकल सेल एनीमिया से संबंधित कोई रोग नहीं। इस कंडीशन में जितने भी आरबीसी शरीर में बनेगी वो सभी किस प्रकार की बनेगी, सिकल सेल बनेगी, और सिकल सेल ऑक्सीजन को सप्लाई करने में क्या होगी, असक्षम होने के कारण ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी संतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और ऑक्सीजन के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। और तीसरी कंडीशन है इसकी विषम युग्मजीय अवस्था। इस विषम युग्मजीय अवस्था में अपन इस रोग का क्या कह सकते हैं, उसे वाहक कह सकते हैं, और इस वाहक में आधी सेल तो कैसे होती है बेटा, बाइकोनिक वाली होती है, और आधी सेल कैसे होती है, सिकल सेल एनीमिया युक्त होती है। तो इसके कारण ऐसा व्यक्ति इस रोग के कारण उसकी डेथ तो नहीं होती है, लेकिन इस रोग के लिए वो किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। अब दूसरा जो उदाहरण मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुप्रभाविता का भी उदाहरण है, क्योंकि जिस व्यक्ति में विषम युग्मजीय अवस्था उत्पन्न होगी वो व्यक्ति कभी भी किससे ग्रसित नहीं होगा बेटा, मलेरिया से ग्रसित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो
सिकल सेल की आरबीसी है, इन सिकल सेल की आरबीसी के अंदर कौन सा बेटा मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो क्या नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके कारण ऐसे व्यक्ति किससे संक्रमित नहीं हो पाते बेटा, मलेरिया से ग्रसित नहीं होते हैं, जैसे मोस्टली साउथ अफ्रीका के अंदर। अब इसकी वंशानुगति में यदि सिकल सेल से एनीमिया के सामान्य पुरुष का विवाह एक सिकल सेल एनीमिया वाहक महिला के साथ क्या हो सकता है, या इसका उपाय कर लो सामान्य महिला पुरुष को कैसा ले सकते हो, वाहक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ वाहक का कार्य महिला भी करेगी और पुरुष दोनों करते हैं, क्योंकि ये ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अब सामान्य पुरुष का वाहक महिला से क्या करेंगे अपन, विवाह। सामान्य पुरुष कैसा होगा बेटा, HBA वाहक महिला कैसी होगी, HBS HBA। अब इसमें गेमेट बना लो बेटा, HBA कॉमन भी ले सकते हो आप, और इसमें कितने प्रकार के गेमेट बनेंगे, दो प्रकार के, HBA और HBS। इससे क्रॉस कराओगे HBA इससे क्रॉस क्या होगा, यदि तो HBA HBS 1:1। तो इस कंडीशन में 50% संतति कैसे होगी, सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में सामान्य होगी, और 50% संतति कैसे होगी बेटा, सिकल सेल एनीमिया की वाहक होगी, जिनमें मलेरिया रोग नहीं होगा। दूसरी कंडीशन अपन ले सकते हैं, यदि दो सिकल सेल एनीमिया वाहक महिला और पुरुष के बीच शादी होती है तो क्या कंडीशन होगी, HBA HBS और HBA HBS वाहक महिला और पुरुष भी कैसे बेटा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक। कितने प्रकार के गेमेट, HBA HBS HBA HBS क्या है बेटा, HBA 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 HBS HBA HBS 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 कैसा होगा बेटा, सामान्य संतति, वाहक संतति और रोगग्रस्त संतति, जिसके आगे क्या हो जाएगी, टैग। इसी प्रकार आपके सिलेबस में एक और इनहेरिटेंस है बेटा, फिनाइल कीटोनुरिया। ये भी एक बेटा कैसा है, अप्रभावी आनुवंशिक विकार। अब फिनाइल कीटोनुरिया पर कह रहे हैं कि एनीमिया अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब ये रोग किसके कारण उत्पन्न होगा, एनीमिया जीन के कारण, सॉरी अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। और वो जीन किस पर पाया जाता है, कौन से क्रोमोसोम पर पाया जाता है, एनीमिया क्रोमोसोम पर पाया जाता है। अब ये रोग है क्या, तो देखो बेटा, फिनाइल एलेनिन एक क्या है, एमिनो एसिड। इसको भोजन के रूप में अपन कहां से ग्रहण करते बेटा, बाहर से ग्रहण करते। बाहर से ग्रहण के लिए फिनाइल एलेनिन जो एमिनो एसिड है उसको अपने शरीर में बनने वाला फिनाइल
एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस फिनाइल एलेनिन को किस में बदल देता है? टायरोसिन एमिनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? टायरोसिन एमिनो एसिड में। और टायरोसिन एमिनो एसिड थायरोसिन वगैरह के क्या जाता है? निर्माण में काम आ जाता है, जिसके कारण अपना संपूर्ण जैविक विकास की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाला जो जीन है, क्योंकि एंजाइम है इसका मतलब प्रोटीन होगा, प्रोटीन है इसका मतलब कौन निर्माण करेगा बेटा? जीन निर्माण करेगा। वो कौन सी गुणसूत्र पर पाया जाता है? एलेनिन गुणसूत्र पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एलेनिन गुणसूत्र पर पाया जाता है। अब जिसकी कितनी फॉर्म हो गई? किसका निर्माण करने वाले? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाला जो जीन है उसकी दो फॉर्म हो गई, एक प्रभावी अवस्था और एक है अप्रभावी अवस्था। अब प्रभावी अवस्था को मान लो करने किससे शो कर देता? पी से। तो अप्रभावी को करने शो कर दिया किससे? स्मॉल पी से। अब यदि संधि में कौन सा जीन पहुंचता है? प्रभावी जीन पहुंचता है, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अपनी बॉडी में क्या होगा? निर्माण होगा। और निर्माण होने के कारण ये एंजाइम जो अपने भोजन के रूप में फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड ग्रहण किया है उसको वो कन्वर्ट कर देगा बेटा किसमें? टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा? टायरोसिन में। और टायरोसिन से थायरोक्सिन वगैरह का निर्माण हो जाएगा और उसे अपने विकास की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब यदि इसके स्थान पर संधि में प्रभावी जीन के स्थान पर कौन सा जीन पहुंचता है? अप्रभावी जीन। और अप्रभावी जीन अपने आप को कौन सी अवस्था में प्रकट कर जाएगा? समयुग्मजी अवस्था में। इसका मतलब है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाले जीन अप्रभावी की कौन सी अवस्था संधि में पहुंच जाएगी? समयुग्मजी अवस्था पहुंच जाएगी। तो समयुग्मजी अवस्था पहुंचने के कारण शरीर के अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का क्या नहीं होगा बेटा? निर्माण नहीं होगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होने के कारण जो अपन ने फिनाइल एलेनिन ग्रहण किया है भोजन के रूप में, उसको अपना शरीर किसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के स्थान पर बेटा किसमें? पायरुविक एसिड व उसके व्युत्पन्न जैसे पदार्थ में क्या हो जाता है? बदल जाता है। पायरुविक एसिड व उसके व्युत्पन्न जैसे पदार्थों में क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है, जिसके कारण मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता है, जिसके कारण मस्तिष्क का विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और इसके साथ साथ पायरुविक एसिड किडनी के द्वारा पुनः अवशोषण भी नहीं होता है, जिसके कारण मूत्र के साथ क्या बाहर निकलना शुरू हो जाएगा? पायरुविक एसिड निकलना शुरू हो जाएगा। अर्थात फिनाइल एलेनिन जो अपने ग्रहण किया है वो बदल किसमें बदल गया? पायरुविक एसिड और उसके व्युत्पन्न में। और ये पायरुविक एसिड किसके साथ शरीर से बाहर निकलना शुरू हो गया? यूरिन के साथ बाहर निकलना शुरू हो गया। तो फिनाइल एलेनिन की शरीर में क्या हो गई? या उसके व्युत्पन्न की क्या हो गई? कमी हो गई। इस आनुवंशिक विकार को ही अपन क्या कहते हैं? फिनाइल च्यूटोनुरिया। क्या कहते हैं? फिनाइल च्यूटोनुरिया। बात को क्या समझ रहे हो अपन ने कहा अपनी बॉडी के अंदर अपन भोजन के रूप में कौन से एमिनो एसिड बेटा? फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड को ग्रहण करते हैं, जिसको अपने शरीर में बनने वाला एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन में। और टायरोसिन थायरोक्सिन वगैरह में बदल जाता है और आगे अपने विकास की प्रक्रिया में भाग लेता है।
अब फिनाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करने वाला जीन कहाँ उपस्थित है? एल्यूमिनियम सूत्र पर है और उसकी प्रभावी अवस्था इस एंजाइम का निर्माण करती है और उसकी अप्रभावी अवस्था इस एंजाइम का निर्माण नहीं करती है। अब यदि प्रभावी जीन संगति में पहुंचता है तब ये एंजाइम बनेगा और एंजाइम बनने से फिनाइल एल्यूमिनियम टायरोसिन बनेगा, आगे प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके स्थान पर अप्रभावी जीन कौन सी अवस्था में? समयुग्मज अवस्था में बदल जाएगी, पहुंच जाए संगति में, तो फिनाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। इस एंजाइम का निर्माण नहीं होने होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? टायरोसिन में बनेगा तो फिनाइल एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाएगी और ये फिनाइल एल्यूमिनियम पायरुविक एसिड जैसे पायरुविक एसिड में उसकी वेक्टर में बदल जाएगा, जिसके कारण मस्तिष्क का विकास पूरे नहीं होता है। इसके साथ साथ पायरुविक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होगा तो उसके कारण मूत्र के साथ भी पायरुविक एसिड बाहर आना शुरू हो जाता है। इस विकार को ही अपन क्या कहते हैं? फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया को अपन ने क्या बताया? एलिनी तो कांतु का अपन ने, क्योंकि इसका नियंत्रण करने वाला जीन कहाँ है? एलिनी क्रोमोसोम पर। और किसके कारण उत्पन्न होता है ये? अप्रभावी आनुवंशिक के अप्रभावी जीन के कारण, इसलिए एलिनी अप्रभावी आनुवंशिक विकार नाम अपन ने दिया। अब इसकी वंशानुक्रम में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे? 3 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट, प्रभावी जीन की समयुग्मज अवस्था, दूसरी विषमयुग्मज अवस्था और तीसरी अप्रभावी जीन की समयुग्मजी अवस्था। अगर जीन का प्रतीक लेकर अपन दर्शाएं तो कैपिटल P, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल। अब इस कंडीशन में व्यक्ति कैसा होगा? सामान्यतः फिनाइलकेटोन्यूरिया से ग्रसित नहीं होगा। इस कंडीशन में फिनाइलकेटोन्यूरिया से क्या हो जाएगा? ग्रसित हो जाएगा और विषमयुग्मज अवस्था में वो ग्रसित तो नहीं होगा, लेकिन फिनाइलकेटोन्यूरिया के लिए वो शक्ति आगे किसका कार्य करती है बेटा? वहां का चूंकि उस अप्रभावी जीन को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। अगला लेसन है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या करेगा? तो आपने म्यूटेशन को पढ़ने से पहले जूनियर क्लास में आपको किसका नॉलेज होना चाहिए बेटा? न्यूक्लिक एसिड का नॉलेज होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड के क्या करना जूनियर क्लास में याद हो? पॉलीमर है। जिसका पॉलीमर है तब आपको याद आ रहा है किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करने के लिए कितने प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं बेटा? 3 प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। कौन कौन से? पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा बेटा फॉस्फेटिक ग्रुप। पेंटोस शुगर वो जूनियर क्लास में याद रखो बेटा। पेंटोस शुगर 8 है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C5H10O5। तीसरा ये कौन सी फॉर्म में पाई जाती है? साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है। नंबर 4, न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में भाग लेने वाली पेंटोस शुगर कितने प्रकार की थी बेटा? 2 प्रकार की। एक राइबोज और एक दूसरी बेटा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु का, इसका फॉर्मूला है C5H10O5, इसका प्लस C5H10O4। दोनों की साइड फॉर्म आपने बार-बार
ये तो आपके पास हो गया किसकी फॉर्म, राइबोज की। और डीऑक्सीराइबोज में 1 2 3 4 और 5वें कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे एक ऑक्सीजन परमाणु की क्या होती है, कमी होती है। ये डीऑक्सीराइबोज आ गया। फिर दूसरी तरफ आपके पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के थे, नाइट्रोजन कंटेंट बेस को अपन ने क्या कहा था, नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के थे। एक आपके पास फ्लोरीन और दूसरा था pyridine। फ्लोरीन डबल रिंग वाले थे, pyridine कैसे थे ना, सिंगल रिंग वाले थे। अब फ्लोरीन में 2 प्रकार के होंगे, कौन-कौन से, एडेनिन और गुआनिन। pyridine कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, आकट वाला फॉर्मूला। और दूसरी तरफ फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में भाग लेता है Sp2 के रूप में। अब इन तीनों प्रकार के पदार्थों के जुड़ने से किसका निर्माण होता है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। कैसे होता है, तब पेंटोज शुगर के एक नंबर कार्बन पे N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से मिला, बॉन्ड टूटा है, नाइट्रोजन बेस N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से टूटा है, तो बनने वाली यूनिट को आपने जूनियर क्लास में नाम क्या किया था, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के होते थे, मूल 5 प्रकार के बने थे। कौन-कौन से, तो ये आपके पास वो पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 और ये 5। इसके एक नंबर कार्बन पे N ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस हुए, तो बनने वाली यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड को 5 प्रकार में, अगर एडेनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन, यदि गुआनिन जुड़ता है तो गुआनोसिन, यदि साइटोसिन जुड़ता है तो साइटोकिन, यूरेसिल जुड़ता है तो यूरेसिल, और यदि थायमिन जुड़ता है तो बड़ा कौन सा था, थायमिन। अब न्यूक्लियोसाइड की पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप किस बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा, एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, तो बनने वाली यूनिट को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड भी नाइट्रोजन बेस के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के। यदि यहाँ एडेनिन है तो नाम क्या होगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि यहाँ गुआनिन है तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि यहाँ थायमिन है तो थायमिन मोनोफॉस्फेट, और यदि साइटोसिन है तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और यूरेसिल है तो यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। अब 5 प्रकार की ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इन 5 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से पहले अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है ये, न्यूक्लिक एसिड क्या है, बहुलक है। किसका बहुलक है बेटा, तब अपन ने कहा न्यूक्लियोटाइड का, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो जुड़ने से ही न्यूक्लिक एसिड का क्या बनता है बेटा, बहुलक बनता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, तब अपन ने कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे बेटा आपस में, कौन से बॉन्ड द्वारा, तो बॉन्डिंग तीसरे और 5वें कार्बन के बीच होती है, तो उस बॉन्ड का नाम अपन ने क्या दिया था, पूरा नाम 3,5 डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होते जाएंगे, 3,5 डाइफॉस्फो एस्टर बॉन्ड से क्या होते जाएंगे बेटा, से क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड की क्या बन जाएगी, लंबी श्रृंखला बन जाएगी। इस लंबी श्रृंखला को ही अपन क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही किसका कार्य करती है बेटा, न्यूक्लिक एसिड का कार्य करती है। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितने एंड होते हैं, 2 एंड होते हैं। जिस तरफ 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप स्वतंत्र होता है उसे 5 एंड, और जिस तरफ तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, 3 एंड। इस प्रकार ये आपके पास क्या बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड आपको आगे जाकर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था अपन ने, 2 पार्ट्स में, नंबर 1 DNA और दूसरा कौन सा था, RNA। फिर आपके पास अपन ने जूनियर क्लास में डिटेल में पढ़ा था
अंतर पढ़ा था डीएनए एंड आरएनए में अंतर क्या है, तब अपन ने कहा था डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए के एक अणु का निर्माण करने के लिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भाग देती है, जबकि आरएनए का निर्माण करने के लिए एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भाग देती है। चौथा अंतर याद होगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सूत्र भाग देती है, जबकि आरएनए में राइबोस सूत्र भाग देती है। अगला अंतर, डीएनए में एजीसीयू टी एडेनिन की साइटोसिन एंड थायमिन नाइट्रोजन बेस भाग लेते हैं, यहाँ एजीसी और यू नाइट्रोजन बेस भाग लेते हैं। छठा याद करो, ये चार्कोल के रूप का पालन करता है, ये चार्कोल के रूप का पालन नहीं करता है, ये मुख्य रूप से जेनेटिक मेटेरियल का कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करके प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये संरचनाने के पश्चात आपने अंतराने के पश्चात जूनियर क्लास में आपने किसकी संरचना पढ़ी थी, डीएनए की संरचना पढ़ी थी ना। डीएनए की संरचना किस मॉडल के अनुसार पढ़ते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार पढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार डीएनए की संरचना में क्या विशेषता थी, तब अपने पास आया था डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका क्या था, डीएनए के एक अणु का निर्माण करने के लिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनें भाग लेती हैं। दूसरा गुण क्या था, डीएनए प्रति समांतर या एंटी पैरेलल गुण दर्शाता है। एंटी पैरेलल या प्रति समांतर गुण का क्या था, डीएनए के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करने के लिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भाग लेती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में मिला, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक की डायरेक्शन 5' और दूसरी की डायरेक्शन क्या होती है 3' तीसरा गुण क्या बताया था, दोनों संख्याएं आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है बेटा, एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। एच बॉन्ड से जो किसके बीच बनता है, नाइट्रोजन बेस के बीच बनता है। नाइट्रोजन बेस के बीच संख्या क्या था, एक संख्या क्या था प्यूरिन और दूसरी संख्या क्या था बेटा पिरिमिडिन। प्यूरिन और कौन से थे, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन डीएनए में कौन से होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। अब एडेनिन से जो किसके साथ, थायमिन के साथ कौन से डबल एच बॉन्ड से। ग्वानिन से जो किसके साथ बेटा, साइटोसिन के साथ है ट्रिपल एच बॉन्ड से। और फिर इसके पश्चात कौन से ग्रुप का पालन करता है, चार्गो ग्रुप का पालन करता है डीएनए। चार्गो ग्रुप क्या था, तब वही वैज्ञानिक के आधार पर डीएनए में प्यूरिन की संख्या से जो पिरिमिडिन के, एडेनिन की संख्या से जो थायमिन के, ग्वानिन की संख्या से जो है साइटोसिन के, या साइटोसिन की संख्या से जो ग्वानिन के, थायमिन की संख्या एडेनिन के क्या होती है बराबर होती है। इसीलिए अपन ने क्या नाम दिया था, चार्गो ग्रुप का नाम दिया था। अब फिर इसके पश्चात ये आपके पास वो डीएनए आ गया बेटा जिसकी संरचना अपन जानते हैं। अब ये डीएनए की दोनों चेन में से एक चेन में ये आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये आपके पास डीएनए की श्रृंखला में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस का क्रम। ये नाइट्रोजन बेस का पूरा क्रम ही क्या कराता है, आनुवंशिक सूचना जो एक पीढ़ी से क्या जाती था दूसरी पीढ़ी में जाती है। आनुवंशिक सूचना के साथ फिर आपके पास क्या आता है, जीन का क्या था, तो डीएनए में पाए जाने वाले या गुणसूत्रीय डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का विशेष क्रम जो किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक क्रोमोसोम पर जीनों की संख्या अनेक हो सकती है जो स्वतंत्र नियम का पालन भी कर सकते हैं या सहजता भी दर्शा सकते हैं। अब इसके पश्चात फिर आपके पास 3 शब्द और आए थे। एक शब्द आया था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का क्या था, डीएनए पर डीएनए का निर्माण होना क्या कहता है, रेप्लिकेशन। फिर इसके पश्चात शब्द आया था ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ था डीएनए पर किसका निर्माण होना, आरएनए का निर्माण होना क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के पश्चात तीसरा शब्द आया था ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का अर्थ क्या था, एमआरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहता है, ट्रांसलेशन। अब इसके पश्चात एक मूल शब्द जो म्यूटेशन शुरू करने से पहले आपके पास आना चाहिए वो था बेटा जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड। अब
जेनेटिक कोड क्या है? तब अपन ने क्या कहा था, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पर डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस है और बनने वाले डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो वहां प्रति समांतर रूप लगने के कारण डीएनए पर किसका निर्माण होता है बेटा? डीएनए का। और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या हो रहा है, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस का प्रतिस्थापन दूसरे 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस में होता है, वहां प्रतिस्थापन करने लग जाता है। लेकिन एमआरएनए में पाए जाने वाले जेनेटिक कोड से पहले नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, जबकि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में वहां लेने वाले एमिनो एसिड कितने प्रकार के हैं? 20 प्रकार के। उस कंडीशन में एक नाइट्रोजन बेस एक एमिनो एसिड का क्रम निर्धारित नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन बेस एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का एक विशिष्ट समूह है, क्या करता है? एमिनो एसिड को कोडिंग करता है। उसी हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। परिभाषा क्या थी? एमआरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस का विशिष्ट क्रम है, समूह जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का स्थान निर्धारित करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। अब मूल आपको जेनेटिक कोड की क्या नीचे बेटा? वो 5-6 पर निकाली थी, विशेषता दिखाई थी। वो विशेषता क्या है? तब अपने पास आया था जेनेटिक कोड आ रहे ट्रिप्लेट इन नेचर। जेनेटिक कोड किस प्रकृति के होते हैं? त्रिक प्रकृति के होते हैं। त्रिक प्रकृति का मतलब क्या है? 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक जेनेटिक कोड। ट्रिप्लेट नेचर क्यों है? 2 नाइट्रोजन बेस से एक जेनेटिक कोड क्यों नहीं बना? अगर 2 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं तो कितने जेनेटिक कोड बनते हैं? 16 जेनेटिक कोड बनते हैं, जो 20 एमिनो एसिड के लिए पर्याप्त होते हैं। उस कंडीशन में जेनेटिक कोड किस नेचर के होते हैं? ट्रिप्लेट नेचर के होते हैं। अब ट्रिप्लेट नेचर के होने के कारण 4 नाइट्रोजन बेस से कितने जेनेटिक कोड बनते हैं? 64 जेनेटिक कोड बनते हैं। इन 64 जेनेटिक कोड में से 61 जेनेटिक कोड एमिनो एसिड के कोडिंग में भाग लेते हैं, जबकि 3 जेनेटिक कोड कौन से? UAA, UGA, UAG किसी भी एमिनो एसिड को कोडिंग नहीं करते हुए पर क्या कहते हैं? नॉनसेंस जेनेटिक कोड। फिर इसके पश्चात दूसरा पॉइंट आया था जेनेटिक कोड की रीडिंग संख्या किस दिशा में होती है? 5:3 डायरेक्शन में जेनेटिक कोड है वो कैसे होते हैं? गोमाले से होते हैं। AUG किसका कार्य करता है? डुअल नेचर का कार्य करता है, क्योंकि स्टार्टिंग कोड का कार्य करता है और इसके साथ साथ है किसका कार्य करता है? फिनाइल एमिनो एसिड को कोडिंग करता है, 2 कार्य करता है, इसलिए डुअल नेचर का हो गया। फिर इसके पश्चात हमने कहा जेनेटिक कोड डिजनरेट आनुवंशिक कोड आभाषिक होते हैं, जेनेटिक कोड असंदिग्ध होते हैं और आनुवंशिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। ये सारी विशेषता आपकी जूनियर पेपर में पढ़ी थी। अब इन्हीं के आधार पर अगला अपन लेसन कल शुरू करेंगे बेटा, कौन सा? लेसन। थैंक्स।